सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज अपने फ्रिक्शन के सेकंड लेक्चर में हैं। आज हमें हमारा डिस्कशन कुछ ड्यू था, होमवर्क का एक डिस्कशन का। आप लोग इसको इस अपकमिंग वीक में चैट में पूछ लोगे आप लोग, क्योंकि टेस्ट भी है आपका अगले वीक, आने वाले वीक में। और कोई डाउट्स ज़्यादा हो गए तो मैं आपको चैट के बाद ही बताऊंगा। दूसरा, आज हम लोग अपने करंट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। करंट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उत्कर्ष, गो अहेड। सर हम लोग का इस बार भी फोर्स एंड फ्रिक्शन का फोर्स एंड प्रेशर का ही होगा एग्जाम टेस्ट। इस बार आपका फोर्स एंड प्रेशर का टेस्ट है। तो सर लास्ट टाइम भी तो वही हुआ था। उसमें एक सब टेस्ट था, वो कंप्लीट टेस्ट नहीं हुआ था। इस बार कंप्लीट टेस्ट होगा, चैप्टर टेस्ट होगा। ये चैप्टर खत्म नहीं हुए थे लास्ट टाइम, इसलिए आपका वो पूरा चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ था। एक पार्ट बचा ही हुआ था, एटलीस्ट प्रेशर का पार्ट कुछ बचा ही हुआ था। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडेज डेट इज 9th of June और आज हम लोग फ्रिक्शन के सेकंड लेक्चर में। पहले फर्स्ट लेक्चर को एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी। तो हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों क्लास कर लेते हैं ना, लास्ट में जितने सवाल पूछना, टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा। चलिए लेट्स फोकस ऑन टॉपिक। मैं आखिरी 5 मिनट आपको यही सब ज्ञान देने के लिए रखूंगा। चलिए हम बात कर रहे हैं, लास्ट डे हमने फ्रिक्शनल फोर्स में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा था। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? द एक्सटर्नल फोर्स दैट ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। दो सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है जो फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में हमने और बात क्या किया था। हमने देखा था कि मान लीजिए कि बॉडी पे अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, या कह सकते हैं इसको अप्लाइड फोर्स, जो बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाइड फोर्स। ये क्या, इस पे एक अप्लाइड फोर्स है। जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, मैं रिकॉल करवा देता हूँ, शॉर्ट रिकॉल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन होता है वो हर मीडियम में लगता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी मीडियम में लगता है। उसके बाद हमने बात किया था कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्रिक्शन इज अप्लाइड व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट। याद रखिएगा, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, इसीलिए इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है। ये तभी लगेगा जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में लगेंगे। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे फ्रिक्शनल फोर्स के। एक एक करके जल्दी से उन एग्जांपल्स को रिकॉल कर लेते। हमने पहला एग्जांपल क्या दिया था कि अ मूविंग व्हील ऑन द ग्राउंड। क्या होता था? एक मूविंग व्हील जो ग्राउंड में अपने आप रुक जाता था, स्टॉप्ड ऑन इट्स ओन आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस। उसके बाद हमने एग्जांपल दिया था ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स में भी क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। ब्रेक्स में भी क्या लगता है? फ्रिक्शन। थर्ड हमने देखा था अगर हम एक बुक को टेबल पे पुश करते हैं तो वो अपने आप सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। ठीक है, ये नोट नहीं करना है अमृत, ये टॉपिक अभी भी पिछले क्लास का रिकॉल करवा रहे, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, वह खुद अपनी कॉपी देखो एक बार। इसके बाद हमने क्या बात किया था? इसके बाद हमने बात किया था कि आखिर किन फैक्टर्स पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। तो हमने जो पहला फैक्टर बताया था वो बताया था इर्रेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो सरफेस बाहर से दिखने पे हो सकता है बहुत स्मूथ दिख रहा हो, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो तो आपको ये सरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखने में क्या लग रहा है? ये देखने में लग रहा है कि जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में हैं ये दोनों काफी इर्रेगुलर है, और इस इर्रेगुलर सरफेस होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर सकते हैं। इंटरलॉक का मतलब एक दूसरे के ग्रूव्स में इंटर कर सकते हैं। इस इंटरलॉकिंग की वजह से जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये इंटरलॉकिंग उनको आगे मूव करने में अपोज करता है। यही फ्रिक्शन के लिए सोल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ये फ्रिक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस।
जो अगर ज्यादा इरेगुलर होगा तो ज्यादा ग्रुप्स होंगे, ज्यादा ग्रुप्स होंगे तो हमें बाहर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव करने के लिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट फैक्टर। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग आज से टॉपिक शुरू करेंगे, ये आज से लिखना है हम लोग। दूसरा फैक्टर क्या होता है, ठीक है। उत्कर्ष ने एक सवाल पूछा है कि सर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज इरेगुलरिटी। उत्कर्ष, हम ये मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी बॉडीज हैं कोई 100% रेगुलर नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी जरूर होंगी। इसीलिए फ्रिक्शन एक प्रैक्टिकल चीज है और फ्रिक्शन हर जगह लगता है। अगर हम कहीं कहीं लिख देते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसका मतलब ये समझो कि फ्रिक्शन बहुत ही कम है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज जो है वो एक ट्रूथ ऑफ मैटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो फ्रिक्शन के बारे में दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, वेट पे। आप खुद समझो कि मान लीजिए कि ये आपके इंटरलॉकिंग हो, सरफेसेस जो है वो इंटरलॉक्ड है, लेकिन आप खुद भी मानते होगे कि जितना ज्यादा ऊपर से इसका वेट लगेगा उतना ज्यादा वो इंटरलॉकिंग और स्ट्रांग होगा। खुद समझो कि फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेट। क्लियर? फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो इन वेट के साथ साथ इंक्रीज करता है। वेट बढ़ाओगे तो वो दोनों सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट है वो और स्ट्रांग होगा, वो इरेगुलरिटीज और एक दूसरे के से इंटरलॉक होंगे, ठीक है। तो एज वेट इंक्रीजेस, irregularities between the surface get interlocked tightly because of pressure, and hence the surface offer more resistance of friction। और होगा, ये ऑफ नहीं होगा, ये और होगा, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। क्या ये क्लियर है? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? पहला रीजन क्या था फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन का पहला रीजन था इंटरलॉकिंग, और दूसरा रीजन क्या था कि वेट। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा और उतना ही ज्यादा वो इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होगा, तो इसीलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी से इस पॉइंट को लिखिए सब लोग, मैं इसको एक अलग तरीके से फिर और समझाऊंगा। लिखिए जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करें। अभी सिंह लिखा हुआ है, जिन्होंने, अच्छा इसको लिख चुके थे क्या? मैं ठीक है, मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिख लें जल्दी से। आप लोगों ने लिख लिया था, वेरी गुड, बढ़िया। मैं स्टिल 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिनका नहीं लिखा हुआ है वो लिख लें। Shashank, you are in your first class. Shashank, if any doubt, go ahead and ask your question. मैंने पहले दिन का जो टॉपिक है वो रिकॉल तो कराया है, बट स्टिल यू माइट फेस सम इश्यूज, ठीक है। काफी लोग इसको लिख चुके हैं, आई नो, सो स्टिल आई एम गिविंग अ मिनट टाइम। आप लिख लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट नैतिक। यानी एक बात अपने को समझ में आ गई कि ये जो दो सरफेस है, एक सरफेस मेरा क्या है बॉडी का, और दूसरा सरफेस क्या है ग्राउंड का। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी। फिर से सुनना मेरी बात को सब ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि दो सरफेस के बीच जितना ज्यादा कांटेक्ट फोर्स स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल हमने इस एग्जांपल फिगर में देख लिया है कि यहाँ पे वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। क्लियर? तो हम इस समझते हैं ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है। मैं एक छोटा सा टर्म नया ला रहा हूँ और ये टर्म थोड़ा आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नया टर्म लेके आ रहा हूं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि सारा खेल इसी पे डिपेंड करना है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन,
ठीक है, याद रखिएगा कोई भी दो बॉडी, याद रखिएगा कोई भी दो बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कभी भी कोई भी दो बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, वो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक बॉडी लिया जिसको ग्राउंड सरफेस पे रख दिया, तो होता क्या है कि बॉडी इस ग्राउंड पे एक फोर्स लगाता है और बदले में ग्राउंड भी इस बॉडी पे फोर्स लगाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। न्यूटन का एक लॉ है, एवरी बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर वो बॉडी जो है सरफेस पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो बदले में ग्राउंड भी उस पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का में जो पॉइंट बात करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं एनी टू बॉडी in contact exert equal and opposite force on each other। बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूं, आज के बाद ये हमेशा याद रखना है, कहीं भी कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। शशांक ने बड़ा सिंपल सा पॉइंट बोला, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही है शशांक, ये न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए कि मैं अपने दो हाथ है मेरे पास, मान लीजिए मैंने दोनों हाथ कांटेक्ट में, तो मान लीजिए ये वाला हाथ अगर इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो बदले में ये वाला हाथ भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। क्लियर है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है फ्रिक्शन पढ़ने के लिए। क्यों? बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन force of interaction, depends on force of interaction। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करता है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में साबित करूंगा कि जो आपने बी पॉइंट लिखा है वेट, वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आपके लेवल पे आप उसको लिखोगे लेकिन उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है कि दो बॉडीज एक दूसरे को कितने टाइटली हेल्ड कर रहे हैं। टाइटली हेल्ड मतलब कितना दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगा रहे हैं। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? क्या ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन समझ में आया? क्या हर दो बॉडी एक दूसरे के जो कांटेक्ट में होता है वो एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ गया है? देन विल मूव अहेड। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पॉइंट लिख लीजिए। कहीं कोई भी समझने में दिक्कत है, रेज योर हैंड, आस्क क्वेश्चंस। बड़ा नया चीज है ये, याद रखना, ये आगे के क्लासेस में भी पढ़ना होता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का कुछ नाम भी दे देते हैं। तो इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स। याद रखिएगा, नया नाम आया है आपके पास, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। मैं अगर सही मायने में बताऊं तो ये नॉर्मल फोर्स एक्चुअली कुछ नहीं है, इट इज सेम एज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। कई जगह इसको फोर्स ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नॉर्मल फोर्स के बारे में होता है कि इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, ये एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। ये तभी लगेगा जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स।
ये तभी लगेगा जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, पहला पॉइंट। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। It acts equal and opposite on two bodies in contact। मैं ये नॉर्मल फोर्स पहले समझा देना चाहता हूं आपको। ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तब हम फ्रिक्शन पे आएंगे। तो ये हमेशा दो बॉडी के बीच इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तीसरा पॉइंट, देखते हैं। It always acts perpendicular समझते हो ना? बोलिए, क्या परपेंडिकुलर समझते हैं? मैंने बताया है क्लास में थ्रस्ट के वक्त। It always acts perpendicular to the surface in contact। बिल्कुल सही। To the surface, perpendicular का मतलब 90 डिग्री, perpendicular to the surface in contact। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। चलिए देखा जाए कैसे ड्रॉ होता है। ये नॉर्मल फोर्स मैंने आपको बता दिया कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है इसी को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्वालिटी क्या है? इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। ऑब्वियसली बिना कांटेक्ट कैसे होगा। दूसरा, ये हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है दोनों बॉडी पे। सही बात है। तीसरा, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। खैर देखते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा इस एग्जांपल से। एग्जाम्पल क्या दिख रहा है आपको? एक बॉडी दिख रहा है, आपको एक बॉडी दिख रहा है और एक सरफेस दिख रहा है। आपको एक बॉडी दिख रहा है और एक सरफेस दिख रहा है। क्लियर? अब सबसे पहला, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो मैं आपके जगह रहूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा कि इन दोनों का कांटेक्ट सरफेस को अंडरलाइन करूंगा। इन दोनों का कांटेक्ट सरफेस कौन सा है? ये वाला है। इन दोनों का ये कांटेक्ट सरफेस कौन सा है? ये वाला है। ठीक, ये वाला। तो मैं इसको कहूंगा क्या? कांटेक्ट सरफेस। ये क्या है? मेरा कांटेक्ट सरफेस। इसी पे लगने वाला है मेरा नॉर्मल। नॉर्मल को जनरली एन से डिनोट करते हैं, कोई मसला नहीं है, एन से डिनोट करेंगे। तो याद रखिएगा, नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स लगता है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। याद रखिएगा। अब देखते हैं, ये पहला फोर्स है एन 1, और बदले में बॉडी भी क्या लगाएगा इस पे? बॉडी भी क्या लगाएगा इस पे? उतना ही एक दूसरा फोर्स लगाएगा N2। ठीक है? या देखिए, गौर से देखिएगा, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे लग रहे हैं, 90 डिग्री पे लग रहे हैं। मैं एक एक करके दोनों फोर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये N1 क्या है? नॉर्मल फोर्स बाय सरफेस ऑन बॉडी, बाय सरफेस ऑन बॉडी। N2 जो है वो क्या है? नॉर्मल फोर्स बाय बॉडी ऑन सरफेस। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये क्लियर है? क्या हम ये कह सकते हैं कि N1 जो है इज इक्वल टू माइनस टाइम्स N2? क्योंकि हम जानते हैं दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। बोलिए, लिख सकते हैं क्या? वी नो N1 इक्वल्स टू माइनस N2। क्या सबको नॉर्मल फोर्स क्लियर है? क्या सबको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्लियर है? मैं यूज भी करूंगा इसको फ्रिक्शन में, लेकिन अभी आपको सिंपल सा पॉइंट समझा रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उत्कर्ष पूछिए। एक जो एग्जांपल आपने दिया, एक बार इसको फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ।
ओके अभी ने पूछा है सर N1 कैसे लगेगा, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, देखिएगा अब गौर से, मैं फिर से फिगर को रिपीट करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहना है, मेरा कहना है कि सबसे पहले मैंने कॉन्टेक्ट सरफेस को बना देना है। कॉन्टेक्ट सरफेस को आप भी बना दोगे, ठीक है, बाकी लोग लिखते चले, जिनको दिक्कत है वो समझ लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हर बॉडी हमेशा पुश करता है, एक बॉडी दूसरे पे जो कांटेक्ट फोर्स लगाता है वो हमेशा पुश करता है। तो आप मुझे बताओ अभी कि मान लीजिए ये सरफेस अगर बॉडी को पुश करना चाहेगा तो कैसे फोर्स लगाएगा? बोलिए अभी, इज इट क्लियर? क्या मैं कह रहा हूं जो नॉर्मल कह रहा हूं, इज इट क्लियर? फोर्स, नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस ऑन द बॉडी, क्लियर है क्या? अपवर्ड की तरफ, अभी क्लियर है क्या? अच्छा सरफेस बॉडी को पुश करना चाह रहा है तो ऊपर की तरफ धक्का देगा, क्लियर है क्या? अच्छा उल्टा, बॉडी अगर सरफेस को चाहेगा तो वो भी पुश करना चाहेगा, बोलिए तो क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ हो जाएगा क्या? क्या मेरी बात क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो N1 इनटू कैसे लगा? नयन हैंड रेज किया, नयन गो अहेड। सर ये N1 इक्वल टू माइनस N2 कैसे हुआ ये बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया क्या लिखे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इक्वल तो है, मानते हो? यस सर। अच्छा ऑपोजिट भी है क्या? यस सर। ऑपोजिट कौन बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है, एक ऊपर है तो दूसरा क्या लग रहा है? नीचे, मानते हो? यस सर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है ऑपोजिट, और वैल्यू से इक्वल है, मतलब कि दोनों का मतलब क्या है? इक्वल, ठीक है। ओके सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग N1 N2 अलग नहीं लिखते हैं, जनरली हम लोग एक ही बनाते हैं, N लिख देते हैं, हम लोग सीधा सीधा N लिख देते हैं। हम लोग दोनों को मान लेते हैं कि दोनों वैल्यू तो इक्वल ही है, तो मान लेते हैं कुछ N है, ठीक है। क्या सबको नॉर्मल फोर्स समझ में आया क्या? ये एक्चुअली दो फोर्स एक दूसरे से कितने बाउंडेड है ये बताता है। क्या क्लियर है सबको? देन ओनली वी कैन मूव अहेड। इट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। पर मैंने पूछा है सेम फोर्स बट exerted by both the surface and body, बिल्कुल सही है। सेम फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन exerted by both surface and the body, बिल्कुल सही है। और यही फोर्स डिसाइड करेगा कि दोनों के बीच इंटरलॉकिंग कितनी है। क्या आप लोग मानते हो क्या कि जितना ये फोर्स ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग रहेगा? बोलिए, डू यू ऑल अग्री? क्या ज्यादा नॉर्मल फोर्स रहेगा तो ज्यादा इंटरलॉकिंग रहेगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगा? बोलिए, फ्रिक्शन से रिलेट कर लो। अब आर्यन को थोड़ा नेटवर्क इशू था, आर्यन मैं रिपीट कर देता हूँ। आर्यन कहाँ से रिपीट करना है? आर्यन जस्ट काइंडली लेट मी नो। क्या ठीक है, मैं एक जल्दी से शॉर्ट रिकॉल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जल्दी से शॉर्ट रिकॉल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि फोर्स हर दो बॉडी जब कांटेक्ट में लगते हैं तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, ठीक है, दैट इज नोन एज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये कांटेक्ट फोर्स ऑब्वियसली कांटेक्ट है। दूसरा, ये दोनों एक दूसरे बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हमने जानते हैं एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगला, ये हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अभी टेस्ट करूंगा तुरंत 2 मिनट में इसको, कैसे समझ पाए हो कि नहीं। तो मैंने बोला कि दो बॉडी है और सरफेस है, दोनों एक दूसरे पे N1 N2 फोर्स लगा रहे हैं, ठीक बात, मान लिया। गौर से देखिए तो N1 क्या बोला हमने? N1 है सरफेस बॉडी को पुश करना चाह रहा है, N2 क्या है? बॉडी सरफेस को पुश करना चाह रहा है। तो कुल मिला के N1 N2 क्या है? दोनों फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे पे, लेकिन ये दोनों तो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो हमने क्या लिखा? N1 इक्वल्स टू माइनस N2 इक्वल्स टू N। क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक काफी लोगों को समझ में आ चुका है। अब मैं आपको कहता हूं, आप लोग के पास एक फिगर रखा हुआ है, आप लोग ड्रॉ कीजिए। नॉर्मल कैसे ड्रॉ कीजिएगा? 2 एग्जांपल दिया हूं नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ फ्रिक्शन रिएक्शन नहीं पूछ रहा हूं। हाउ विल यू ड्रॉ नॉर्मल फोर्स? ट्राई दिस। बोलिएगा, हाउ विल यू ड्रॉ नॉर्मल फोर्स? क्योंकि हम पढ़े हैं चीज, तो ये ड्रॉ करना तो एटलीस्ट आना चाहिए ना। सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, फिर मैं बताऊंगा। मैं गिविंग यू 2 मिनट टाइम, गिविंग यू 2 minutes to do this. Everyone try this in your copy.
कैसे आप कांटेक्ट सरफेस पे नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करोगे। नया चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रॉ करने को पूछ रहा हूँ। हो जाए तो से एटलीस्ट यस। पर मैं लिखो नहीं, लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ड्रॉ कर लो कॉपी में, आप देख लेना, मिला लेना कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ और कहाँ आप गलती की। बेकार में टाइम लग जाएगा आपको लिखने टाइप करने में। उत्कर्ष, मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपसे पूछा है कि नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करने के लिए कहाँ कहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगा। उज्जवल पूछिए। सर ये डायग्राम भी बनाना है उज्जवल आपकी सर? ड्रॉ करना है उज्जवल। इसी डायग्राम में आपको नॉर्मल फोर्स ड्रॉ, नॉर्मल फोर्स ड्रॉ। चलिए मैं पहला डायग्राम दिखाता हूँ। पहला डायग्राम, ये जो पहला डायग्राम है ना, पहला डायग्राम क्या है, तो पहला डायग्राम में देखते हैं कहाँ कहाँ कांटेक्ट हो रहा है। तो कांटेक्ट कुल 2 जगह हो रहा है। कांटेक्ट कुल 2 जगह हो रहा है, एक इधर हो रहा है और एक ऊपर नीचे हो रहा है। सरफेस पे 2 जगह सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है। चलिए मान लिया, अब 2 सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है, दोनों जगह अलग अलग नॉर्मल लगेगा। पहला देखते हैं नीचे में, पहला देखते हैं नीचे वाले में। सबको पता है कि ये बॉडी पे कैसे नॉर्मल लगेगा, ऐसे। मैं सिर्फ ड्रॉ करने को कह रहा हूँ। दूसरा इधर लगेगा, मान लेते हैं इसमें क्या है, n1 है, पहला नॉर्मल है, तो इधर भी क्या होगा, n1। इक्वल एंड ऑपोजिट है। बोलिए क्लियर है क्या। ये पहला नॉर्मल ड्रॉ कर दिया नीचे ग्राउंड में। दूसरा ये साइड के वॉल पे भी कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है, तो उधर से भी नॉर्मल लगेगा, वो भी सरफेस कुछ फोर्स लगाएगा इस पे। तो अगर वो सरफेस का देखेंगे तो ये मान लेते हैं कि 2 फोर्स अब यहाँ पे, ये बॉडी सरफेस पे फोर्स लगा रहा है और बदले में सरफेस भी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये भी, ये नया दूसरा एंड नॉर्मल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, n2 हो जाएगा। 2 सरफेस 2 तरह के नॉर्मल। बोलिए क्लियर है क्या। क्या पहला सबको क्लियर है, से यस और नो। बुटन चैट पे डालें, क्या सबको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। कोई नया चीज आपको लग रहा है कि कोई नया कॉन्टैक्ट फोर्स दिख रहा है तो बताओ। इफ यू फाइंड एनी अनदर स्कोप ऑफ नॉर्मल तो मुझे बताइए। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अग्री कि पहला वाला ठीक है। दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करना, क्या होता है, कितना होता है, आई डोंट नो, बस मुझे ड्रॉ करने के लिए सिखा रहा हूँ। अब बताओ, दूसरे सरफेस में अगर मैं बोलूँ तो कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहा है। दूसरे सरफेस में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो कुछ यहाँ हो रहा है। एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है। ठीक बात, कहीं भी लगा सकते हैं सर, नहीं सर, वो उस सरफेस पे कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं पूर्णिमा मैंने बोला कि पूर्णिमा आप समझे नहीं शायद। पूर्णिमा ध्यान दीजिएगा एक बार। पूर्णिमा मैंने बोला कि दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस, पहला कॉन्टैक्ट सरफेस लीजिए। तो पहला कॉन्टैक्ट सरफेस की जब हम बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पे n1 लगा। हम जानते हैं ना कि इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है पूर्णिमा, तो हम जानते हैं ना कि इसका भी ऑपोजिट, क्या ऑपोजिट में उतना ही फोर्स लगेगा। बोलिए, क्या हम ये नहीं कह सकते कि दोनों पे फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा पूर्णिमा। अगर मैं बात करूं दूसरे सरफेस पे, तो दूसरे सरफेस पे n2 है और उसके ऑपोजिट में क्या लग रहा है, n2 लग रहा है। भाई वो मैंने दिखाने के लिए किया था। शशांक आपने हैंड रेज किया, शशांक गो अहेड। उज्जवल अपना हैंड रेज लोअर कर लो ना, लग रहा है कि शशांक बोल। सर तो नीचे सर -9 सर n1 लगाना चाहिए ना सर। नीचे वाले सर किस सरफेस की बात कर रहे हो, नीचे सरफेस की बात कर रहे हो। सर नीचे n1 लगाया तो सर हम सब माइनस लगेगा ना सर तब। नहीं माइनस नहीं, देखो माइनस तब लगाते हैं जब सिर्फ लिखते हैं। अगर हम डायग्राम शो कर दिए हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर दिए हैं ना, तो माइनस लिखने की जरूरत है क्या। क्या होता है शशांक कि माइनस तब लिखा था जब लिख रहे थे स्टेटमेंट में। ठीक है, कि माइनस का मतलब समझ में आ जाता है कि ऑपोजिट है, लेकिन जब फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब 2 कॉन्टैक्ट सरफेस आपके और हैं, उनको भी ड्रॉ कर लिया जाए जल्दी से। अब ये पहला सरफेस है तो यहाँ भी नॉर्मल लगेगा ही, तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। ये सरफेस इधर लगाएगा एक नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर लगना, याद रखिएगा।
सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है, क्या लगेगा? N1। तो बदले में ये भी रिएक्शन देगा कुछ, बदले में ये भी रिएक्शन देगा, क्या होगा? N1। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। शशांक ने हैंड रेज किया, गो अहेड, पूछिए। सर पहला सेकंड सर ऊपर नहीं लगा सकते हैं सर? कहाँ पे? सर साइड में लगाए सर, नीचे लगा, ऊपर नहीं लगा सकते हैं सर? ऊपर में कोई सरफेस कांटेक्ट में है क्या? नो सर। कोई कांटेक्ट में नहीं ना है शशांक? नो सर। कांटेक्ट में होगा तभी लगेगा ना, नॉर्मल तो कांटेक्ट का फोर्स है। चलिए, अभी ने एक सवाल पूछा है सर, N1 तो मैं N1 क्या लिख रहा हूँ? दो नाम लिखने की जरूरत क्या है? मैं, आप समझे नहीं, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। आप लोग N1 N2 में कंफ्यूज हो रहे हो, आप N1 N2 में कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश की कि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। क्या दोनों को हम लोग एक ही नाम नहीं दे सकते हैं? आप बताओ, क्या मैं दोनों को N नहीं कह सकता हूँ? दोनों का जब इक्वल ही है दोनों, तो दोनों को N नहीं कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्लियर है क्या? ठीक। अभी अब मैं टूट जाने वाला सवाल है, वो तो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो इस कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे। क्या है? दूसरे सरफेस पे देखते हैं, दूसरे सरफेस पे देखते हैं। अब यहाँ पे मान लेते दूसरा नॉर्मल लगेगा, N2 लग रहा है, ये इस पे लगाएगा, सरफेस पे लगाएगा N2, बदले में इस पे ऑपोजिट में लगेगा N2। क्लियर है क्या? क्या नॉर्मल लगा लोगे क्या सरफेस में? जैसा कॉन्टेक्ट सरफेस है, उस कॉन्टेक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर लगेगा। अनय ने पूछा है सर से इस सेकंड फिगर पर इस परपेंडिकुलर सर। अनय, आपके सवाल में समझा नहीं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अब मुझे समझा दो थोड़ा। अनय एक बार समझा दो मुझे, क्या कहना चाह रहे थे? समझा नहीं थोड़ा सा, पूछो क्या पूछना क्या? सर ये सेकंड फिगर परपेंडिकुलरली सरफेस पे है। ये सरफेस तो देखो ऐसे है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा तो कुछ 90 डिग्री पे ऐसे ही ड्रॉ होगा ना। अगर ऐसे होता तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये तो इंक्लाइंड है ना, तो इस पे ड्रॉ होगा। अनय ओके सर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सरफेस पे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इस नॉर्मल फोर्स का फ्रिक्शन से रिलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। उत्कर्ष ने बोला है कि सर N1 N2 for N, बिल्कुल उत्कर्ष, दो सरफेस है तो एक का 1 बोल दिया, दूसरे का 2 बोल दिया, 3 होता तो N1 N2 N3 यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो हम थोड़ा इसके यूज पे जाते हैं, ठीक है। और यूज क्या है हमारा? नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए आपका एक बॉडी है, आपका ये अपना बॉडी है और ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है, ये आपका सरफेस है, आपका एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है। क्लियर है? बॉडी एंड सरफेस है, ठीक है। अगर हमने जब कांटेक्ट में रखा है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड है अपना, जो भी है। अब ये दोनों एक बॉडी एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे, विच इज कॉल्ड नॉर्मल, हम जानते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड नॉर्मल। ये भी हम जानते हैं कि मान लेते हैं सरफेस पे कौन सा फोर्स लग रहा है ये नहीं देखते, देखो मूव किसको करना है? बॉडी को मूव करना है ना, तो हम सिर्फ वही ड्रॉ करते हैं जो बॉडी पे फोर्स लगने वाला है। बॉडी पे कैसा लगेगा? मान लेते हैं एक नॉर्मल लगेगा N, ठीक है, बॉडी पे एक नॉर्मल लगेगा N, ठीक है। अब N लग रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखिएगा कि फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है, याद रखिएगा। यानी जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये तो आप बात पहले ही भी जान चुके थे। नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो मैं इसको स्टेटमेंट में लिख दूंगा, मैं अगर इसको स्टेटमेंट में लिख दूं तो लिख सकता हूं higher the normal force, higher the normal force, larger the friction, larger the frictional force, larger the frictional force। क्या ये बात क्लियर है क्या?
larger the frictional force. Is this clear to all of you? मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही, जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। क्लियर? इसको मैथमेटिकली आगे जब जाते हो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं FR is directly proportional to normal, ठीक है? Where FR जो होता है वो कहते हैं उसको फ्रिक्शनल फोर्स, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और N जो होता है ये होता है नॉर्मल फोर्स। मतलब बड़ा सीधा सीधा है इसी सीधा सीधा मतलब इसका कहता है कि जैसे ही बॉडी पे नॉर्मल बढ़ाओगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा ये पूरा का पूरा कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं, इन स्टेट ऑफ इन मोशन, ड्यूरिंग मोशन। हम बात कर रहे हैं बॉडी के मोशन में, ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी। याद रखिएगा ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है, मोशन ऑफ बॉडी, उस केस में सिंपल सी बात है कि हायर द नॉर्मल फोर्स लार्जर द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है? अगर बॉडी सरफेस में मूव कर रहा है तो जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। खत्म कहानी। अब सवाल जितने भी पूछने आप पूछो इसके बारे में। एक अपरमे ने सवाल पूछा है, सर डज नॉर्मल फोर्स अफेक्ट आवर बॉडी? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। नॉर्मल फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। कितने लोग लिफ्ट में चढ़े हो? जल्दी बताओ, कितने लोग लिफ्ट में चढ़े हो यहाँ पे? जस्ट रेज योर हैंड्स। होता है? चढ़े हो ना? काफी सबने चढ़े हो। अच्छा, ऐसा महसूस किया हो क्या जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है तो थोड़ा हेवी फील करते हो क्या? बोलो, जिनके सवाल है पूछते रहो। बाकी क्या अच्छा, कितने लोगों ने नहीं यूजुअल फील नहीं किया? मैं कह रहा हूँ लिफ्ट में कभी लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको थोड़ा ना हेवी फील होता है। लिफ्ट जब नीचे आता है तो आपको थोड़ा लाइट फील होता है। पता है कारण क्या होता है? वेट थोड़े ना बदल जाता है। क्या आपका वेट बदल जाता है क्या लिफ्ट के ऊपर और नीचे जाने से? टेल मी, आपका वेट थोड़े ना चेंज होता है। आपका वेट तो वही रहता है, लेकिन आप लाइट कैसे फील करते हो, आप हेवी कैसे फील करते हो? क्योंकि आपके सरफेस के साथ जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो चेंज करता है। याद रखिएगा, आपका कांटेक्ट फोर्स चेंज करता है, इसी वजह से आपको वेटलेसनेस है, लाइटनेस फील होता है। क्लियर? ये सब कुछ आपका सरफेस के साथ कांटेक्ट फोर्स पे ही डिपेंड करता है। क्लियर? किसी ने सवाल पूछा है काफी, आई थिंक सबको हैंड लोअर योर हैंड, अपने हैंड को लोअर कर लो। अब डाउट्स लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश किया कि एक एग्जांपल दिया नॉर्मल फोर्स फील करने के लिए। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नया चीज सुन रहे होंगे, आगे से हर क्लास में आपको मिलेगा। याद रखिएगा, एक सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। कभी देखा नहीं होगा ज्यादा अभी तक, अगले क्लास में 9th में मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ, काम आएगा आगे भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि if one quantity increases, other quantity also increases. Other quantity also increases. क्या क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्या सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया क्या? कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। उत्कर्ष हैंड रेज किया। आप लोग सब लोग पूछो, इसमें कोई सवाल है आपके पास है? जस्ट गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। उत्कर्ष पूछिए। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा ही जब भी इक्वेशंस में करते हैं कि एलएचएस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा दोनों। एग्जैक्टली, सही पॉइंट है आपका। यही कहना है ना उत्कर्ष कि अगर एलएचएस को 3 टाइम्स करेंगे तो आरएचएस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। यही कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल, यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, यही है डायरेक्ट। नैन हैंड रेज किया। नैन गो अहेड, पूछिए। सर मस्कुलर फोर्स से एक डाउट था, पूछे अभी रैंडमली पूछो। मैं बाकी लोग अभी डाउट्स पूछ रहे हैं, तो पूछो जल्दी। ओके।
सर जब हम लोग गियर वाला साइकिल चलाते हैं तो जब हम लोग गियर अप करते हैं तो सर हम लोग का फोर्स कम क्यों लगने लगता है? वो गियर अलग सिस्टम पे काम करता है। गियर गियर होता कैसे, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के बाहर का चीज है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ गियर के बारे में थोड़ा सा। गियर क्या करता है कि गियर का मकसद होता है कम एफर्ट पे ज्यादा काम हो। गियर जो होता है वो कम एफर्ट पे ज्यादा काम हो, इसको करने के लिए होता है। ठीक है, तो गियर में क्या करते हैं कि हम छोटे व्हील को बड़े व्हील से कनेक्ट कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो छोटा व्हील जो होता है वो बड़े व्हील को मूव कर देता है। इस वजह से हम ये गियर सिस्टम पढ़ते हैं। गियर 3 गियर 4 गियर 5 गियर का मतलब होता है सेम फोर्स बट मोर इफेक्ट। ठीक है, उज्जवल ने हैंड रेस किया। उज्जवल गो अहेड। उज्जवल पूछिए। उज्जवल गो अहेड, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। उज्जवल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मिस डाउट्स पूछिए। सर मेरा भी सर वही गियर वाला सर डाउट था। गियर वाला बड़ा सिंपल, देखो गियर का सिस्टम होता है, मैं बता देता हूँ। यस सर। गियर सर कम फोर्स में सर ज्यादा मतलब देता है स्पीड। तो देखो पहले क्या होता था, पहले साइकिल बिना गियर के होता था। ठीक है, तो आप जितना यस लगाते सर। थे साइकिल उतना ही चलता था। यस गियर सर। वाले में क्या होता है, कम एफर्ट पे भी ज्यादा तेज चलता है साइकिल, यस सर। है ना। 6-7 गियर पे सर कम एफर्ट पे ज्यादा स्पीड चलता है। क्योंकि आपके कम एफर्ट पे भी छोटा व्हील बड़े व्हील को रोटेट कर देता है। ठीक है, यस गियर सर। एक बड़ी टेक्नोलॉजी, गियर सिस्टम एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो काम करती है लो एफर्ट और हाई मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, चलिए किसी एक सवाल मेरे पास आया है, कौशिक ने पूछा है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ टू सरफेसेस। बिल्कुल सही है कौशिक, फ्रिक्शन जो होता है वो दो सरफेस के बीच के रफनेस पे जरूर डिपेंड करता है, पर सिर्फ रफनेस पे डिपेंड नहीं करता है कौशिक, दोनों के बीच लगने वाले नॉर्मल फोर्स पे भी डिपेंड करता है। इज इट क्लियर कौशिक? कौशिक, एम आई मेकिंग दिस क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक एक बात तो समझ में आ गई होगी, मैंने जो बताया मैं समराइज कर देता हूं। जब एक बॉडी सरफेस पे मूव करता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में आना चाहिए था, सर आप उस समय थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, ये वेट और नॉर्मल कैसे आपने कहानी बना दी? आपने एनसीईआरटी बोलोगे, एनसीईआरटी में भी खोल के देखा तो आपने देखा होगा वेट दिया हुआ है, ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी। ये वेट कैसे बोल दिया? देखो क्यों वेट बोला है, समझने की कोशिश करता है। मैं इस बॉडी का ना एक डायग्राम बना रहा हूं अलग से, इस बॉडी का ना एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा समझ में आ जाएगा वेट और नॉर्मल के बीच का रिश्ता। ठीक है, देखिएगा बॉडी का जो वेट लगता है वो बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी का वेट लग रहा है नीचे की तरफ, कितना लगता है? W, मान लेते हैं वेट क्या है, W है। और बॉडी पे जो नॉर्मल लगा है वो गौर से देखो ऊपर की तरफ लगा है। मुझे आप बताओ क्या बॉडी ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा है क्या? लेट मी नो, जस्ट बताइए मुझे, क्या बॉडी अप एंड डाउन कर रहा है क्या? क्या बॉडी में कोई ऊपर नीचे की तरफ मोशन है क्या? मुझे बताओ, क्या बॉडी रोड पे चल रहा है तो क्या ऐसे अप डाउन कर रहा है क्या? नहीं। तो मतलब कि बॉडी पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है, जीरो है, बैलेंस फोर्स है। बताया था बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स का मतलब टोटल फोर्स क्या है, जीरो। तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं? नेट फोर्स मेरा क्या है, जीरो है, तो नॉर्मल जो होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? क्यों लिखते हैं कि वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा नॉर्मल होगा और उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। समझ में आया? क्या सबको समझ में आया जो मैंने पहले स्टेटमेंट दिया था कि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? मैं समझा रहा हूं, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा नॉर्मल होगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उज्जवल और नयन, आई थिंक आपका पुराना हैंड रेज आप हटा ले, अदरवाइज डाउट है तो मैं अनम्यूट कर लेता हूं। उत्कर्ष, उत्कर्ष मैं आपको सर जो गड्ढे पे हम लोग की गाड़ी कभी गड्ढे पे चल जाती है तो सर वो ऊपर नीचे होता है सर, व्हाट इज दिस रीजन? आवाज उज्जवल बहुत क्लियर नहीं थी आपकी, एक बार फिर से रिपीट करो, कोशिश करना। जो गाड़ी होती है, कार हाँ, कार जब हम लोग घूम पे जाते हैं किसी गड्ढे पे, जब गाड़ी किसी गड्ढे से जाती है
सर गाड़ी तो अप एंड डाउन करती है। वो अलग रीजन है, वो तो सरफेस स्मूथ नहीं है, तो गाड़ी का चक्का स्ट्रेट जैसा रोड पे चलेगा वैसे ही गाड़ी मूव करेगा, उसमें फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है उत्कर्ष। अब पहाड़ पे गाड़ी चलोगे तो गाड़ी ऊंचे की तरफ जाएगी, कभी स्पीड ब्रेकर पे जाओगे तो गाड़ी अप डाउन जाएगी। वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि गाड़ी मोशन कैसा कर रहा है, उसका कोई लेना देना फ्रिक्शन से नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल पूछा है कौशिक ने कि सर फ्रिक्शन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी चैप्टर में। तो मुझे लगता है एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो बॉडी जब मोशन में होता है तो कैसे लगता है। जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेकिन जब बॉडी रेस्ट में होता है तब कैसे लगता है, समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही समझने वाली चीज है। ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट आपको देगा, ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट और नया थॉट देगा आपको। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया, उत्कर्ष गो अहेड। सर ये जब हम लोग आपने बताया कि हम लोग की बॉडी हम लोग जमीन पे जब रहते हैं तो उसका फ्रिक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर जब चलते हैं तब तो ठीक है, समझ में आता है, जब चलते हैं तो हम लोग के पैर और जो रोड का सरफेस होता है वो सर इरेगुलर होता है, इसलिए बच जाता है। पर जो हम लोग का बॉडी होता है जब खड़े रहते हैं हम लोग तब कैसे होता है वो चीज, तब तो वो चीज ना कोई मोशन हो रहा है, इरेगुलरिटीज भले है भी जो है तब भी कुछ काम नहीं करेंगे अगर ग्रेविटी हट जाए। मैं समझा देता हूँ। आपका सवाल बहुत क्लियर है कि सर बॉडी जब रेस्ट में होता है तब फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है। सिंपल सा यस और नो करो उत्कर्ष, अगर मैं आपके पॉइंट को सीधा वन लाइनर में समझाऊं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है। आपने मोशन पढ़ लिया, अब रेस्ट में बता दो सर मुझे आप, ठीक बात समझिएगा। मान लीजिए कि एक बॉडी जमीन पे रखा हुआ है, अपना रफनेस है, इंटरलॉक्ड है, रेस्ट में रखा हुआ है। बॉडी क्या है, रेस्ट में है। बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अब मैंने क्या कहा कि मान लीजिए हमने एक फोर्स लगाया F1, हमने एक फोर्स लगाया पे F1, क्लियर। अच्छा बॉडी मूव ही नहीं किया, बॉडी मूव नहीं किया, ठीक है। अब बॉडी मूव नहीं किया तो हम थोड़ा दिमाग हमारा घूम गया कि भाई बॉडी फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं होता है। कभी भारी सामान को मूव करना चाहते हो, फोर्स लगाते हो, बॉडी मूव नहीं करता है, होता है ना। तो मान लीजिए कि आपने एक भारी सामान को फोर्स लगाया, बॉडी पे फोर्स लगाया लेकिन बॉडी मूव ही नहीं किया, बॉडी मूव ही नहीं किया। मान लीजिए आपने एक फोर्स लगाया है F1 और बॉडी पे फोर्स लगाने के बावजूद बॉडी मूव नहीं किया, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स, कोई न कोई ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा जो बॉडी को मूव करने से रोक रहा है। शशांक आपने अगर एक F1 फोर्स लगाया है बाहर से, तो बॉडी में एक ऑपोजिट फोर्स कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है, जो इसको बैलेंस कर रहा है। मैं सिंपल सा एक बात अज्यूम कर सकता हूं, देयर मस्ट बी सम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग, देयर मस्ट बी सम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग जो बॉडी को मूव करने नहीं दे रहा है। वो कौन सा फोर्स है, आप मुझे बताओ, वो कौन सा फोर्स है जो बॉडी को मूव करने नहीं दे रहा है। एवरीवन रिस्पॉन्ड। बॉडी, हमने F1 फोर्स लगाया फिर भी बॉडी मूव नहीं किया, तो वो कौन सा फोर्स है जो बॉडी को मूव करने नहीं दे रहा है। नयन, पूर्णिमा, रेयान ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आप मुझे बताओ वो कौन सा फोर्स है जो बॉडी को मूव करने नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, एक्सेलेंट, सब सही बता रहे हो। वो है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या हम ये इस केस में कह सकते हैं कि जितना फोर्स हमने अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। जब बॉडी मूव नहीं किया तो हमारा अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मैं एक कहानी बताया हूं, आगे और कहानी सुनाऊंगा इसमें। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि अब मैं इस बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन बॉडी फिर भी मूव नहीं किया। भूत तो रोक नहीं रहा है, भूत तो नहीं होता है ना, बॉडी को कोई ना कोई फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, पर कौन सा लग रहा है? मैंने बॉडी का डायग्राम बनाया,
मैंने बोला कि ये बॉडी रेस्ट में था और बॉडी अभी भी रेस्ट में है, बॉडी अभी भी क्या रेस्ट में है 100 न्यूटन लगाने के बाद भी। 100 न्यूटन लगाने के बाद अगर रेस्ट में है तो मैंने तो 100 न्यूटन लगा दिया, लेकिन ऑपोजिट फोर्स कितना लगा? ऑपोजिट फोर्स बॉडी में लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इक्वल्स टू कितना है? मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा? 100 न्यूटन। बोलिए क्लियर है क्या? अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या मेरा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इक्वल टू अप्लाइड फोर्स नहीं है क्या? बोलिए क्या ये बात मानते हैं? बोलिए क्या ये बात मान रहे हैं आप क्या कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा? तो क्या एक स्टेटमेंट नहीं बनता है when body is at rest, 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 frictional force is equal to अप्लाइड फोर्स। लिख लीजिए इसको, ये ऐसा चीज है जो एनसीईआरटी में मात्र एक पैराग्राफ में इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ये आगे के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? आगे से इस पे कुछ भी सवाल आएगा तो समझ जाओगे क्या? तो मेरे दिमाग में एक शब्द और आ गया, सेल्फ एडजस्टिंग। क्या आपको नहीं लग रहा है कि फ्रिक्शन अपने आप को खुद को एडजस्ट कर ले रहा है, अपने आप ही एडजस्ट हो जा रहा है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से? बोलिए क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले रहा है? अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? बोलिए फ्रिक्शन फोर्स खुद को जब एडजस्ट कर ले रहा है तो क्या हम कह सकते हैं क्या? Hence we can say frictional force is a self adjusting फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देता है कभी क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स वो कहते हैं क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होता है तो ये जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या बॉडी एट रेस्ट सबको क्लियर है क्या? आप मुझे बताओ, क्या ये सबको याद रहेगा कि जितना आप फोर्स लगाओगे बॉडी उतना ही आपको बदले में फ्रिक्शन लगेगा बॉडी पे? ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे मूव करेगा तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि नई चीज है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आज हमें समझाने में टाइम लगेगा इसको। तो मैंने दो बातें आपको बता दी। मैंने आपको बताया कि मोशन में जब बॉडी होता है, याद रखिएगा, बॉडी जब मोशन में होता है तो मोशन में आपका फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे। जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा फ्रिक्शन। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में होता है तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? आपके अप्लाइड फोर्स पे। उत्कर्ष ने बोला है कि हाउ फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, एक हेवी घर में कोई हेवी सामान को हटाने की कोशिश करो, तुम थोड़ा फोर्स लगाओ, बॉडी में नहीं मूव किया, तो इसका मतलब है कि उस पे फ्रिक्शन कितना लगा? जितना आपने लगाया 10 न्यूटन लगाया था तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगा, लेकिन आपने फोर्स को 20 न्यूटन कर दिया लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं किया, तो
अगर फिर भी बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उतना ही ऑपोजिट फोर्स फ्रिक्शन लग गया, तो अपने आप 10 से कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। क्लियर है? नयन हैंड रेस किया, नयन गो अहेड, कुछ नहीं। सर लेकिन जब हम लोग एक ही बॉडी को 3-4 आदमी मिलके जब उसमें फोर्स लगाते हैं सर, तब तो वो अपनी जगह से हो जाता है, तो सर इस टाइम में तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मूव कर गया, बात खत्म, ये लॉजिक ही खत्म हो गया। मूव कर गया तो फिर नेट फोर्स 0 क्यों कहना चाहते हो आप? नयन, यस नयन सर। मेरी आवाज समझ में आ रही है? मेरी बात मैं कह रहा हूँ, जब बॉडी मूव कर गया तो फिर तो ये ऑपोजिट फोर्स तुमको चाहिए क्यों? फिर तो फोर्स लग रहा है ना उस पे, बॉडी पे, नेट बैलेंस कहाँ है वो? मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑपोजिट फोर्स लग गया फिर बैलेंस्ड बचा क्या? नो सर। बॉडी बॉडी अगर मूव कर गया तो बैलेंस्ड बचा क्या? नो सर, बचा नहीं तो कैसे अनबैलेंस कह हो सकते? जाएगा। अनबैलेंस, तो फिर तो कैसे कह सकते हैं कि इक्वल ऑपोजिट लग रहा है ना? अच्छा, सिर्फ तो तभी तब वो के लिए है, मोशन में चल जाएगा। मोशन में जाते ही ये लॉजिक खत्म हो जाता है। ये सिर्फ तभी के लिए है जब बॉडी रेस्ट में हो। क्लियर है? उत्कर्ष ने हैंड रेस किया है, उसके पहले एक अभी का सवाल आया, सर इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अपना कंप्लीट देता है रोकने के लिए, अपना कंप्लीट देता है नहीं, एक स्टेटमेंट लॉजिक तुमने दिया है अभी। सिंपल सी बात है, जब तक बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शन चाहता है कि बॉडी को मूव ना करे। आपका फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही इक्वल ऑपोजिट दे रहा है ताकि बॉडी मूव ना करे, बट इट हैज सम लिमिटेशन जिसकी बात हम करेंगे। ठीक है? उत्कर्ष ने हैंड रेस किया, उत्कर्ष गो अहेड, उसके बाद में आगे बढ़ते। जैसे नया ने बोला वो 3-4 आदमी वाला, तो सर जब वो 3-4 आदमी के बाद जब बॉडी मूव कर गया तब हम लोग उस मूव करने की बात कर ही नहीं स्टेटमेंट्स रहा करने हूं लगे। ना। उत्कर्ष, मैं मूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तब तक जैसे की यहाँ बात, पे बॉडी एट रेस्ट पे बात करते हैं। बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है ना, मूव Yes, करेगा sir. किस, तो अलग बात करेंगे ना हम लोग। बॉडी मूव नहीं करना है तब की बात कर रहा हूँ। एक सवाल शशांक आपने पूछा है, मैं शशांक आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा क्लियर सवाल पूछो लेकिन मैं जवाब दे सकूं। शशांक आप मुझे थोड़ा उस पर क्लियर पूछ सकते हो तो पूछो कि क्या एग्जैक्टली आपका सवाल है। अनम्यूट कर सकते हो शशांक? यू कैन ट्राई। समझा नहीं। सर आप जैसे कह रहे हैं कि सर 4-5 लोग सर करके रहेंगे सर, अगर हम लोग सर फोर्स लगाएंगे तो सर बात ही क्या रहेगा, मतलब समझे नहीं सर। अरे फिर से शशांक एक बार रुक जा, अनम्यूट मत करना शशांक। आपने बोला कि 5 लोग फोर्स लगाएंगे, मान लो, ये कहना चाहते हो शशांक? यस सर। तो बॉडी क्या, एक बार थोड़ा और कंप्लीट कर लो सवाल को फिर। तो बोला सर आप कहें कि सर बात ही क्या रहेगा, मतलब समझे नहीं सर हम। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखो मेरा कहना है कि आप जो केस ले रहे हो ना, बस बॉडी मूव नहीं करना चाहिए उस केस में। ठीक है सर? बॉडी मूव कर गया तो उसके लिए मैं तुरंत समझाने वाला हूँ। आपका यही सवाल है ना कि ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव भी तो कर जाएगा। यस सर। मूव करेगा तो क्या होगा, समझाते हैं। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ जो आप इतने देर से आप लोग पूछना चाह रहे हो, सर 5 लोग लगाएंगे, 10 लोग लगाएंगे, 15 लोग लगाएंगे। मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बाबू, देखो बॉडी पे मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अब तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अगला। ठीक है? बॉडी पे मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने देखा कि बॉडी पे 10 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं किया, तो इक्वल ऑपोजिट 10 न्यूटन। 20 लगाया, 30 लगाया, 40 लगाया, 50 लगाया, 60 लगाया, बॉडी मूव नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने 70 न्यूटन फोर्स लगाया, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो बॉडी मूव कर गया। तो एक हर बॉडी की एक कैपेसिटी, हर बॉडी के पास एक लिमिट, एक फोर्स होता है कि मिनिमम फोर्स जो हमको चाहिए बॉडी को मूव करने के लिए। हर बॉडी को एक मिनिमम फोर्स चाहिए कि मूव करने के लिए, उसके नीचे अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। मानते हो ना? जैसे बड़े बक्से को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, छोटे बक्से को मूव करने के लिए कम फोर्स चाहिए होता है। तो यहीं पे एक टर्म आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है समझते हैं, देखते हैं। कहते हैं हम लोग इट इज द minimum force required, it is the minimum force required to move a body
move a body against friction. Against friction. Is it clear? Against the friction. क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक मिनिमम फोर्स है जो हमको चाहिए बॉडी को फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव करने के लिए, ठीक है? इसको हम लोग डिनोट करेंगे. इट इज डिनोटेड बाय FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, इसको FL से डिनोट करेंगे. हम समझाता हूं क्या. मान लीजिए, सिंपल सी बात, देखो बात, मान लीजिए कि मैं इसको नीचे लिखना जो मैं अभी लिख रहा हूं. मान लीजिए कि आपका अप्लाइड फोर्स अगर आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है. लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब हर बॉडी का, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं. समझ लो मेरी बात को. मैं तुमको 2 मिनट में तुमको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक बॉडी को मूव करने के लिए 60 न्यूटन चाहिए और आप 30 न्यूटन लगा रहे हो, तो बॉडी मूव करेगा क्या? रिप्लाई ऑन चैट. विल द बॉडी मूव? अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर किसी बॉडी का 60 न्यूटन है और आप लगा रहे हो 40 न्यूटन, क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा. इस केस को कहते हैं, इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, इस केस को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. देखिएगा, ध्यान से नाम सुनिएगा. इस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. यानी आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है, उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. दूसरा केस देखते हैं. अगर आपका अप्लाइड फोर्स, मैं एग्जांपल देके दिखाऊंगा अभी. अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है अगर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, यानी यहां बॉडी अभी मूव नहीं किया है, करने वाला है. यहां बॉडी मूव किया नहीं है लेकिन करेगा. ठीक है, मींस इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए. मतलब ये वो फोर्स है जब बॉडी अब हल्का भी फोर्स और बढ़ाओगे तो बॉडी मूव कर जाएगा. क्लियर है क्या? और तीसरा लेता हूं. आपका अगर अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब बॉडी मूव कर जाएगा. इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. याद रखिएगा, तीन टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं. पहला स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग और तीसरा काइनेटिक. याद रखिएगा, स्टैटिक 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं. इस हिसाब से गौर से देखिएगा. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? बॉडी मूव नहीं करता है, बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, देखिएगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? बॉडी इज अबाउट टू मूव. मतलब ये वो फोर्स है जब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी. अब इंटरलॉकिंग जो टाइटली इंटरलॉक्ड है वो अब टूटेगा और बॉडी अब मूव करेगा. अब बॉडी का थोड़ा भी हल्का भी और फोर्स लगा, वो बॉडी मूव कर जाएगा. तीसरा जो है वो क्या है? बॉडी इन मोशन. तीसरे केस में बॉडी क्या है? इन मोशन. क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्या तीनों केस समझ में आए? क्या आपका अप्लाइड फोर्स उस मैक्सिमम फोर्स से अगर कम रहेगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, जितना लगाओगे उतना ही होगा. तो याद रखिएगा, फर्स्ट केस में बॉडी एट रेस्ट है. बिल्कुल सही. पर मैं हर बॉडी में तीनों स्टेज होते हैं. मैं अगर मेरे सामने जो टेबल रखा है उसको मूव करूंगा, पहले फोर्स लगाऊंगा तो स्टैटिक रहेगा, और फोर्स लगाऊंगा और स्टैटिक रहेगा. एक वक्त पे लिमिटिंग आएगा, फिर धीरे धीरे काइनेटिक हो जाएगा. ठीक है, नया उत्कर्ष ने हैंड रेज किया. उत्कर्ष गो अहेड, पूछिए. चलिए, आप जो भी सवाल है आप पूछिए, फिर मैं आगे बात करूंगा. सर, जब हम लोग ये फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू
जब कोई मान लीजिए ट्रेन पटरी पे चल रही है, उसको हम लोग जब विदाउट धीरे धीरे रोके एकदम अचानक मान लीजिए फुल ब्रेक लगा दिए, तब कोई सेंस नहीं। मैं रुक जाओ, उत्कर्ष रुक जाओ। पहले तो उसका फ्रिक्शन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, स्टैटिक और काइनेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। आप उस स्टेज का इसका यहाँ से कोई रेलेवेंस नहीं है। अचानक वो ब्रेक सिस्टम पे काम करता है, और ब्रेक जो होता है वो एक सर्टेन तरीके से काम करता है। वहां स्टैटिक और काइनेटिक का कोई नहीं बनता है उत्कर्ष। यू आर इक्वेटिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, ठीक है, कोई सेंस नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि एक बॉडी अगर रखी गई है, बॉडी में फ्रिक्शन कैसे चेंज होता है। बॉडी पे अगर आप अपना अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ा रहे हो तो पहले बॉडी रेस्ट में रहेगा, जितना आप लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। फिर एक वक्त आएगा जब बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और फिर बॉडी मूव करने लगेगी तो बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? इज इट क्लियर? फिगर में WN का मतलब क्या है? WN नहीं लिखा था, कुछ नहीं है, वो फोर्स लिखा था। ठीक है सर, कोई सेंस नहीं उसका। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये क्लियर 10% बचा हुआ है तो हम अगले ग्राफ में क्लियर करेंगे। मैं आपको एक ही फिगर में तीनों फ्रिक्शन दिखाने की कोशिश करूंगा। दिस विल बी आवर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, कोई छोटा मोटा ग्राफ नहीं है ये, आप आगे जाके इसको पढ़ोगे भी ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या है? रिलेशनशिप बता रहा है, देखो समझो क्या है। ठीक है, देखते हैं। मैंने बोला कि ये मेरा इस तरह फ्रिक्शनल फोर्स शो कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और नीचे में मेरा क्या है? अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड। ठीक, देखते हैं, समझते हैं। आप जानते हो हमने बात किया था कि जब बॉडी रेस्ट में रहता है, तो आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हो, आपका फ्रिक्शन भी क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सही बात है, ठीक है। तो ये कब तक हो रहा है? ये यहां तक हो रहा है, ये हमारा यहां तक हो रहा है। क्लियर है? तो इस केस को हम लोग कहते हैं स्टैटिक कंडीशन। ग्राफ के इस पार्ट को कहते हैं हम लोग कौन सा? स्टैटिक कंडीशन। याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक कंडीशन। ग्राफ का ये पहला पार्ट है, स्टैटिक कंडीशन, या कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। क्या क्लियर है सबको? क्या पहला केस समझ में आया? क्या इस केस में बॉडी जो है वो रेस्ट में है, इस केस में जो बॉडी है वो रेस्ट में है। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बताइए मुझे, इसमें किसी को भी दिक्कत है फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ में तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ में कोई भी कंसर्न है तो पूछिए। स्टैटिक, एक सेकंड, काफी लोगों ने हैंडल्स किया, शशांक और अनुपम ने हैंडल्स किया। मैं पहले अनुपम की तरफ जाता हूं। अनुपम, गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर पूछिए सर, नेटवर्क इशू के चलते बीच में क्लास ले हुए सर, इसको रिपीट अगेन कर दीजिए। ठीक है, अच्छा बाकी लोग का डाउट ले लेता हूं पहले। उत्कर्ष बता दो मुझे डाउट क्या है? सर एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिए। नहीं सर, रिपीट करना है। कोई स्पेसिफिक डाउट अगर है शशांक, अगर आपके पास रिपीट करना है तो करूंगा ही रिपीट। शशांक सर पता कैसे करेंगे सर? बॉडी का रेस्ट में एक मोशन है सर, जो फिगर बनाया है सर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, चलो मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। देखो इस बार समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक? समझ में आया? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि जब मेरा फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन का, तो इस वक्त हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है? 10 न्यूटन। ठीक, मान लीजिए कि हम अपना फोर्स जो है वो मान लीजिए अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन लगा दिए।
तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स जो है, 30 न्यूटन लगा दिया, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा है, 30। अच्छा, ये कब, कौन से केस में होता है, मुझे बता दो ना। शशांक, श्रेया, आपने भी सवाल पूछा, ये किस केस में होता था? जब आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होता था। फोर्स बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। बोलिए, बॉडी में आप अपना फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। ये किस केस में होता था? जब बॉडी रेस्ट में था या जब बॉडी मोशन में था? याद करें थोड़ा सा एवरीवन। नहीं, नयन, लिमिटिंग नहीं। नयन, क्या ये रेस्ट का केस नहीं है? आप फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। फोर्स बढ़ाओगे, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। क्या ये रेस्ट केस नहीं है क्या? Isn't the body at rest? क्या सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं क्या अभी कि ये रेस्ट को शो कर रहा है? क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हो क्या कि ये स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलिए। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। बॉडी क्या है, रेस्ट में है। स्टैटिक मतलब रेस्ट हो गया अपने आप ही, इतनी जरूरत नहीं। क्या क्लियर है? मैं पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि इसका भी एक लिमिट है। कब तक फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? क्या वो लिमिट याद है सबको? लिमिट मैंने बताया था कि वो एक लिमिट है। ये लिमिट वाला केस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। लिमिट वाला केस, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग केस है, याद रखिएगा। ये लिमिटिंग केस की बात आपको समझनी पड़ेगी। लिमिटिंग केस में क्या होता है कि इस वक्त हमको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बॉडी को मूव करने में, क्योंकि अगर ये लिमिटिंग केस को पार कर गया तो बॉडी बड़े आराम से मूव करता है। कभी देखे नहीं हो क्या, कभी बॉडी को जब मूव कराते रहते हो तो अचानक एक हल्का झटका देना पड़ता है, यानी एक अचानक ज्यादा फोर्स देना पड़ता है ताकि फ्रिक्शन भी आपको बॉडी को क्या कर सको, मूव कर सको। ये वही लिमिटिंग केस है, ये वही लिमिटिंग केस है। इस वक्त आपका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या इस बात को अग्री करते हैं क्या आप लोग? दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलिए, इज इट क्लियर? स्टैटिक कंडीशन लिमिट, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्लियर है क्या? लेकिन एक बार बॉडी की इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, बॉडी मूव करने लगा, इंटरलॉकिंग दूसरे के साथ रब करेगा जरूर, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई। हाँ ठीक है, शंग ने हैंड रेज किया। शंग पूछिए। सर आप बोल रहे हैं कि सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो सर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है सर तो बॉडी आगे बढ़ेगा ही नहीं सर, सर इक्वल हो जाएगा दोनों सर। मैं फिर से कहता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो केस है, देखो आप अपना फोर्स अप्लाइड बढ़ा रहे हो, समझो बात, ठीक है, लेकिन आप बढ़ा रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रहा था। लिमिटिंग का वो केस है कि वो आप ऐसे एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हो कि थोड़ा भी और फोर्स लगाओगे बॉडी क्या करती है, मूव करती है। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, क्योंकि आपको इसके बाद बॉडी क्या हो जानी है, मूव कर जानी है। तो यहाँ पे क्योंकि बॉडी को मूव कराना है वहां पे, तो आपको इंटरलॉकिंग उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों शशांक? इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी सबसे ज्यादा लगेगा उसी वक्त में। यस सर। इसीलिए हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। अब उसके बाद बड़ा सिंपल है, बॉडी मूव करने लगता है, फिर उसके बाद मेरा फ्रिक्शन फोर्स, अब यहाँ पे मेरे को क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है डू नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कितना भी अप्लाई करते रहो फोर्स, डू नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स, वो कांस्टेंट होता है। फोर्स ज्यादा करो कम करो, बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन तो फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है?
अपर मैंने एक बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग बात बोला है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रेड लाइट, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब येलो लाइट, और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ग्रीन लाइट। कह सकते हो तुलना अच्छा है। येलो मतलब तैयार हो जाओ, ग्रीन मतलब चल गया, रेड मतलब रुका हुआ है। ठीक है, क्या सबको मेरी बात क्लियर है? क्या सबको समझ में आया फ्रिक्शन के स्टेजेस? मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हो, याद रखना हमेशा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसके बाद होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसको पढ़ें, अगले दिन हम लोग फ्रिक्शन नेसेसरी है विल, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हमने कहूत अगले दिन हम लोग स्टार्ट क्लास करेंगे, तो हम लोग इस पे बेस्ड कहूत जरूर करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आज का टॉपिक थोड़ा सिलेबस से ज्यादा भी गया है, इसीलिए मुझे टाइम लेना पड़ गया, अदरवाइज आज हम कर लेते कहूत। ठीक है, नए हैंड रेज किया, नए गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अनुपम होमवर्क दे दूंगा, सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, रिवीजन के लिए काम आता है। बिल्कुल अपलोड हो जाएगा, सारा वीडियो बिल्कुल। तो अनुपम होमवर्क मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया, उत्कर्ष गो अहेड, पूछिए। आंसर पीडीएफ। शशांक, रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे लास्ट लेक्चर में आएगा, 4th लेक्चर में आएगा, अगले लेक्चर में भी शायद नहीं आएगा। ठीक है, चल उसको लास्ट में डील करेंगे हम लोग, कैसे फ्रिक्शन को कम कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन लगा करके। ठीक है, चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया, उत्कर्ष पूछिए। सर हम लोग के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। किसका? जो आपके उस दिन जो क्वेश्चन, आप ग्रुप पे डाउट्स डालो, मैं आपको ग्रुप पे क्लियर कर दूंगा। तो सर ठीक है, ग्रुप ऑफ है, ग्रुप बंद है, ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज। मैं ओपन कर देता हूँ, टेंशन। ठीक है, चल, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।